हमारे आज के स्रोत प्राचीन भारत के एक ऐसे ग्रंथ से हैं जो आज भी सर्जन्स को हैरान कर देता है। सुश्रुत संहिता। और इसमें एक दावा है जो पहली नजर में मतलब बेतुका लगता है। जी। सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में लिखा है कि क्षार यानी एक तरह का कास्टिक पेस्ट, हाँ। वो चाकू और दूसरे सर्जिकल औजारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कोई आप कह सकती हैं मामूली दावा नहीं है। वही तो। ये आज के किसी भी सर्जन को सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर एक पेस्ट में ऐसी क्या बात हो सकती है हाँ। जो एक तेज धार वाले स्टील के औजार से भी बेहतर हो। यही तो आज हमारी खोज इसी पहेली को सुलझाने की है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्षार था क्या, इसमें ऐसा क्या खास था जो सुश्रुत उसे इतना ऊंचा दर्जा दे रहे थे, और क्या ये दावा वाकई किसी वैज्ञानिक तर्क पर आधारित था। ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उसी श्लोक को देखना होगा जहां ये दावा किया गया है। अच्छा। शस्त्रानुशस्त्रेभ्यः क्षारः प्रधानतमः, यानी तेज धार वाले औजारों और सहायक औजारों में क्षार सबसे प्रमुख है। पर क्यों? मेरा मतलब है, एक चाकू तो साफ साफ काटता है, एक पेस्ट ऐसा क्या कर सकता है? देखिए, श्लोक इसका कारण भी बताता है। एक चाकू सिर्फ एक काम कर सकता है, काटना। ठीक है। लेकिन क्षार वो एक साथ कई काम करता है। छेदन यानी किसी हिस्से को काट कर निकालना। अच्छा। भेदन यानी चीरा लगाना। और लेखन यानी खुरचना। एक मिनट, ये तो कई काम हो गए। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, यह कई जड़ी बूटियों से बनता है, इसलिए यह तीनों दोषों को भी शांत करता है। एक मिनट, तीनों दोषों से आपका क्या मतलब है? आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 मूल ऊर्जाओं पर चलता है, वात, पित्त और कफ। क्षार इन तीनों में संतुलन लाने का काम भी करता है। तो यह सिर्फ एक मैकेनिकल टूल नहीं है। अच्छा। बल्कि एक बायोएक्टिव सर्जिकल एजेंट है। वाओ! इसकी यही बहुमुखी प्रतिभा इसे सबसे अलग बनाती है। और इसका नाम क्षार, ये भी काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये क्षरणात या क्षणनाथ शब्दों से बना है, जिसका मतलब है जो खराब ऊतकों को नष्ट कर दे। ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। विनाश और पुनर्निर्माण, लेकिन एक नियंत्रित तरीके से। यही इसका मूल सिद्धांत है। यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। जी। स्रोत में कहा गया है कि क्षार अपने सफेद रंग की वजह से सौम्य यानी शीतल प्रकृति का दिखता है। हाँ। लेकिन फिर उसी सांस में ये भी कहा गया है कि इसमें जलाने, पकाने और फोड़ने की जबरदस्त शक्ति होती है। ये कैसे हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा दार्शनिक लग सकता है ना, कि कोई चीज दिखने में शांत हो पर अंदर से अग्नि जैसी। हाँ, मतलब आज का विज्ञान तो पदार्थ को उसके गुणों से ही परिभाषित करता है। सही बात है। तो क्या हमें इसे काव्यात्मक वर्णन मानना चाहिए या इसका कोई वास्तविक रासायनिक आधार भी हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब आयुर्वेद के सिद्धांतों में ही छुपा है। अच्छा। देखिए, इसका स्वरूप भले ही सौम्य हो, पर जिन जड़ी बूटियों से इसे बनाया जाता है उनमें आग्नेय गुण यानी अग्नि की प्रकृति प्रबल होती है। ओहो। इसी वजह से इसका स्वाद तीखा, तासीर गर्म और असर बहुत तीक्ष्ण या पेनिट्रेटिंग होता है। तो इसका बाहरी रूप शीतल है पर आंतरिक गुण अग्नि के समान है। बिल्कुल। और इसके काम तो कमाल के हैं। ये सिर्फ काटने या जलाने तक सीमित नहीं है। जी नहीं, ये घावों के आसपास की सूजन को पकाता है, ट्यूमर को पिघलाता है, घावों को साफ करता है और उन्हें भरता भी है। हाँ, ये खून का बहना रोकता है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया, विष और अतिरिक्त चर्बी को भी नष्ट करता है। ये तो एक ही पदार्थ में पूरी चिकित्सा प्रणाली जैसा लगता है। हाँ। शायद इसकी यही काबिलियत हमारे शुरुआती सवाल का जवाब है कि ये चाकू से बेहतर क्यों है। चाकू ये सब नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, लेकिन इसी शक्ति के साथ एक बड़ी चेतावनी भी जुड़ी है। अच्छा। स्रोत में साफ लिखा है कि अगर इसका बहुत ज्यादा सेवन किया जाए तो ये पुरुषत्व को नष्ट कर सकता है। ओह। ये दिखाता है कि ये कोई साधारण दवा नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली पदार्थ था जिसे बहुत सावधानी और सम्मान के साथ इस्तेमाल किया जाना था। तो इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल 2 तरह से होता होगा, बाहरी और आंतरिक। जी, ग्रंथ में इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक है प्रतिसारणीय, जिससे त्वचा पर लगाया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग कुष्ठ, दाद, भगंदर, मस्से और तिल जैसी बाहरी समस्याओं के लिए किया जाता था। अच्छा, मतलब त्वचा पर किसी भी तरह की अवांछित वृद्धि को हटाने के लिए। जी, रासायनिक रूप से हटाने के लिए। और दूसरा पानीय क्षार, जिसे पिया जाता था। ये तो और भी ज्यादा गंभीर लगता है। हाँ, उसका उपयोग पेट के ट्यूमर, अपच, पथरी और आंतरिक फोड़े जैसी अंदरूनी समस्याओं के लिए होता था। मतलब ये शरीर के अंदर जाकर काम करता था? जी, या शरीर के अंदर जाकर उन चीजों को घोलता या नष्ट करता था जिन्हें सामान्य तरीके से निकालना मुश्किल था। ये इतना शक्तिशाली था, तो क्या इसके इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां भी थीं? निश्चित रूप से। मतलब क्या कोई ऐसा मरीज था जिसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
पानी अक्षार हर किसी के लिए नहीं था। अच्छा। जिन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, बुखार हो, जो पित्त प्रकृति के हों, बच्चे, बूढ़े, कमजोर व्यक्ति और जिन्हें चक्कर आते हों, उनके लिए ये पूरी तरह से वर्जित था। तो ये इस बात को दिखाता है कि प्राचीन चिकित्सक सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि पूरे मरीज को देखकर इलाज तय करते थे। बिल्कुल। हमने इसकी ताकत और खतरों की बात की, जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतनी शक्तिशाली और सटीक चीज बनाई कैसे जाती होगी। मुझे यकीन है कि ये सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों को मिलाने से कहीं ज्यादा जटिल रहा होगा। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया किसी साधारण रेसिपी की तरह नहीं, तो कैसी थी? बल्कि एक जटिल, वैज्ञानिक और लगभग आध्यात्मिक अनुष्ठान की तरह है। वाह। स्रोत में मध्यम शक्ति वाले क्षार को बनाने की जो विधि दी गई है वो अद्भुत है। बताइए उसके बारे में। प्रक्रिया शरद ऋतु में एक शुभ दिन पर शुरू होती थी। चिकित्सक खुद उपवास रखकर पहाड़ की ढलान पर जाता था। खुद उपवास रखकर? जी, एक विशेष पेड़ असित मुश्कक को खोजने के लिए। पेड़ स्वस्थ और मध्यम आयु का होना चाहिए। अच्छा। पहले दिन उसकी पूजा की जाती थी और अगले दिन उसे काटकर छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता था। और फिर उसे जलाया जाता होगा? हाँ, लेकिन यूं ही नहीं। मतलब? उन टुकड़ों के ढेर में चूने के पत्थर भी मिलाए जाते थे और फिर उसे तिल की सूखी लकड़ियों से जलाया जाता था। अच्छा। जब आग बुझ जाती तो पेड़ की राख और चूने के पत्थर की राख को अलग अलग इकट्ठा किया जाता। जड़ी बूटियों को जलाकर उनकी राख तैयार की जाती थी। तो अब हमारे पास कई तरह की राख है, आगे क्या? अब इस सारी राख को पानी में घोला जाता था। ठीक है। और अगर ज्यादा शक्तिशाली क्षार बनाना हो तो गोमूत्र का इस्तेमाल होता था। अच्छा। फिर इस घोल को एक कपड़े से छाना जाता था। 1 या 2 बार नहीं। कितनी बार? 21 बार। 1 मिनट, 21 बार? जी। ये सिर्फ शुद्धता के लिए था या इसका कोई सांकेतिक महत्व भी था? मतलब क्या वो किसी तरह के रासायनिक संकेंद्रण को माप रहे थे? यही तो इसकी खासियत है। ये तो किसी जुनून की हद तक की सटीकता लगती है। ये सिर्फ अशुद्धियां हटाने के लिए नहीं था। हर बार छानने से घोल और ज्यादा सांद्र और शक्तिशाली होता जाता था। इसके बाद इस छने हुए पानी को एक बड़ी लोहे की कड़ाई में धीरे धीरे हिलाते हुए तब तक पकाया जाता था जब तक कि घोल साफ, लाल, तीक्ष्ण और चिपचिपा न हो जाए। प्रक्रिया अभी भी खत्म नहीं हुई? नहीं। इसके बाद इसमें सीप, शंख और चूने के पत्थर की भस्म का एक विशेष लेप मिलाया जाता था। अच्छा। अंत में इसे तब तक पकाया जाता था जब तक ये ना तो बहुत गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला। वाह। फिर इसे एक लोहे के बर्तन में बंद करके सुरक्षित रख दिया जाता था। मैं तो बस सोच रही हूँ, बिना किसी आधुनिक लैब, बिना बीकर या टेस्ट ट्यूब के इतनी सटीकता से इस प्रक्रिया को करना, इसके लिए किस स्तर का ज्ञान और अनुशासन चाहिए होगा? बिल्कुल। ये तो कीमियागरी और विज्ञान का अद्भुत संगम है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ जड़ी बूटियों को नहीं बल्कि उनके रासायनिक गुणों और प्रक्रियाओं को भी गहराई से समझते थे। तो इस शक्तिशाली क्षार को शरीर पर लगाया कैसे जाता था? मुझे यकीन है कि इसकी भी कोई खास विधि होगी। हाँ, प्रक्रिया उतनी ही सटीक थी जितनी इसे बनाने की थी। कैसे? रोगी को एक शांत, हवा रहित जगह पर आराम से बिठाया जाता था। ठीक है। जिस जगह पर क्षार लगाना है उसे पहले रगड़ा या खुरचा जाता था या उस पर हल्का चीरा लगाया जाता था, ताकि वो सीधे असर कर सके। जी, ताकि क्षार सीधे प्रभावित ऊतकों तक पहुंच सके। फिर शालाका नाम के एक उपकरण से क्षार को उस जगह पर लगाया जाता था। और कितनी देर के लिए? स्रोत में एक बहुत ही सटीक समय का उल्लेख है, शतमात्र काल। छतमात्र काल? इसका अर्थ है 100 अक्षर बोलने में लगने वाला समय। अच्छा, मतलब लगभग 30-40 सेकंड। ये तो बहुत ही नियंत्रित प्रक्रिया थी। जी बिल्कुल। और अगर ये गलत हो जाए, मान लीजिए कम समय के लिए लगाया गया या ज्यादा समय के लिए? दोनों ही स्थितियों के गंभीर परिणाम बताए गए हैं। जैसे? अगर कम जला यानी हीन दग्ध तो उस जगह चुभन वाला दर्द और खुजली होती थी और रोग ठीक होने के बजाय बढ़ जाता था। और अगर ज्यादा जल गया? अगर अति दग्ध हो गया तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। तीव्र जलन, लालिमा, पस पड़ना, बेहोशी और यहाँ तक कि मृत्यु का भी खतरा था। बाप रे, मतलब थोड़ा ज्यादा लगा दो जल्दी ठीक हो जाएगा वाला हिसाब यहाँ बिल्कुल नहीं चलता था। नहीं, यहाँ तो 1 सेकंड की चूक भी जानलेवा हो सकती थी। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया ज्ञान और अनुभव की मांग करती थी। लेकिन इसका भी कोई उपाय तो होगा? हाँ, उनके पास इसका भी उपाय था। अगर जगह ज्यादा जल जाए तो उसे शांत करने के लिए घी और मुलेठी के साथ खट्टे रस वाले द्रव्यों का लेप लगाने का निर्देश है। ये दिलचस्प है। क्षार एक अल्कली है और उसे शांत करने के लिए खट्टे रस यानी एसिड का इस्तेमाल? बिल्कुल। यहाँ तर्क देखिए, क्षार यानी अल्कली के असर को बेअसर करने के लिए अम्ल यानी एसिडिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल, और साथ में घी, मुलेठी जैसे सुखदायक पदार्थ। जी, यह तो आधुनिक रसायन विज्ञान के एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन सिद्धांत का एक व्यावहारिक रूप है। तो इसका मतलब है कि ये जानना जितना जरूरी था कि क्षार का उपयोग कहाँ करना है,
उतना ही ये जानना भी था कि कहाँ नहीं करना है। हाँ, और अध्याय के अंत में ये चेतावनी बहुत स्पष्ट रूप से दी गई है। क्या कहा गया है? क्षार का प्रयोग कमजोर व्यक्ति, बच्चों या गर्भवती महिलाओं पर नहीं किया जा सकता था। साथ ही शरीर के मर्म स्थानों यानी वाइटल पॉइंट्स, नसों, जोड़ों, धमनियों, गले, नाभि और आंखों जैसी जगहों पर इसका प्रयोग पूरी तरह वर्जित था। इस अध्याय का अंतिम श्लोक शायद इस पूरी चर्चा का सार है। जी, यह एक तरह से इस शक्तिशाली उपकरण के उपयोग का दर्शन बताता है। बिल्कुल। उसमें कहा गया है, विषाग्र शस्त्राशनि मृत्युकल्पः क्षारो भवत्यल्पमति प्रयुक्तः। इसका क्या मतलब है? यानी एक कम बुद्धि वाले या अकुशल व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया क्षार विष, अग्नि, शस्त्र और मृत्यु के समान होता है। लेकिन सधीमता सम्यग अनुप्रयुक्तो रोगान निहन्याद अचिरेण घोरान, यानी एक बुद्धिमान और कुशल चिकित्सक द्वारा सही तरीके से इस्तेमाल किया गया क्षार भयानक रोगों को भी शीघ्र ही नष्ट कर देता है। तो हमारी पहेली का जवाब मिल गया। क्षार चाकू से बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक पदार्थ है, जी, बल्कि इसलिए कि एक कुशल चिकित्सक के हाथों में वह एक ऐसा बहुआयामी उपकरण बन जाता है जो काट सकता है, खुरच सकता है, खून रोक सकता है, घाव भर सकता है और शरीर की ऊर्जाओं को भी संतुलित कर सकता है। बिल्कुल। दोष या खूबी उपकरण की नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता के ज्ञान की है। एकदम सही। यह सिर्फ एक पदार्थ नहीं था, बल्कि प्राचीन शल्य चिकित्सा का एक परिष्कृत, शक्तिशाली और बहुआयामी उपकरण था। इसे बनाने की जटिल रासायनिक प्रक्रिया से लेकर इसके सटीक उपयोग और जोखिमों के प्रबंधन तक हर कदम पर गहरे ज्ञान और कौशल की आवश्यकता थी। ये वाकई हैरान करने वाला है। सुश्रुत का ये अध्याय ही हमें उस दौर की वैज्ञानिक समझ की गहराई दिखाता है। और यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। कौन सा सवाल? अगर इस एक कॉस्टिक पदार्थ को बनाने और नियंत्रित करने का ज्ञान इतना विकसित था, तो उस युग के चिकित्सकों के लिए और कौन सी उन्नत रासायनिक या चिकित्सा प्रक्रियाएं सामान्य रही होंगी जिनकी जानकारी शायद अब समय के साथ खो गई हो? मतलब बिना आधुनिक प्रयोगशालाओं के। जी, बिना आधुनिक प्रयोगशालाओं के रसायन विज्ञान और औषधि विज्ञान पर उनकी पकड़ किस स्तर की थी?